हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान तक। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी और मैं फिर से आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके प्रेजेंट हूँ। तो हमने पिछली वीडियो अपनी एंड करी थी सेल के सम बेसिक फैक्ट्स में। कुछ हमने बेसिक फैक्ट्स पढ़े थे रिलेटेड टू सेल। तो फिर उसके बाद हमने बोला था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की वीडियो मैं लेके आऊँगी, पर उससे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में होती है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर पहले पढ़ लेंगे तो फिर ज़्यादा ईजी होगा और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। मतलब चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका स्कूल एग्ज़ाम है, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कीजिए। और मेरी अगर इस वीडियो से एक बच्चे को भी फ़ायदा मिल रहा होगा तो फिर मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया है। और मुझे बस यही है कि किसी ना किसी के काम आए, और इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कुछ ना कुछ सीख के जाने को यहाँ से मिलेगा। आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग होगी इस टॉपिक में, और आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा नाम से भी जानते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म था वो सबसे पहले जो दिया था वो सी नागेली और सी क्रैमर ने दिया था। उसके बाद प्लाज्मा लेमा जो टर्म था वो जेक्यू प्लावे ने दिया था। अब ये थोड़ा सा ना वो हिस्ट्री वाला चीज़ हो जाता है कि यार मैम इतना बेसिक क्यों या इतना ऐसा क्यों बता रही है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं कि ये टर्म किसने दिया था, ये किसने बोला था। बायोलॉजी के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैंने देखे थे क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, तो मतलब इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप कोई थ्योरी एग्ज़ाम भी लिखोगे, अगर आप ये चीज़ ऐड करोगे तो इससे आपका आंसर में एक पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आपने ये चीज़ क्यों लिखी, इससे आपका नॉलेज एनहेंस ही होगा। तो आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं अपने थ्योरी एग्ज़ाम में भी, और उसमें आपके एमसीक्यूज़ में तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, ठीक है। सबसे बाहर तो सेल वॉल होती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर आपके सारे साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली सब। उसके बाद ये सेपरेट करती है सेल को उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल इन एंड आउट, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, अच्छे सब्सटेंस जो होंगे उनको अंदर ले लेगी, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होंगे, और जो बुरे होंगे उनको बाहर कर देगी। तो इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, बेसिकली एक पुलिस की तरह है हमारी सेल के लिए, कि भाई जो अच्छी चीज़ें होंगी वो अंदर आएंगी, जो बुरी चीज़ें होंगी वो बाहर जाएंगी, ठीक है। इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी हम जानते हैं। अब हम देखेंगे डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा स्पीड से होता है। तो डिफ्यूजन में मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। एक परफ्यूम की बोतल है, उसमें परफ्यूम है उसके अंदर, तो वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। और फिर क्या है, बाहर हमारा कमरा है कोई, हमने परफ्यूम छिड़क दिया तो वो बाहर आ गया, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ गया, क्योंकि अंदर तो वो बहुत ज़्यादा था और बाहर क्या हो गया, बाहर बिल्कुल भी नहीं था ना, कोई खुशबू नहीं थी बाहर। तो जब परफ्यूम की बोतल से वो आया तो परफ्यूम की बोतल के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में परफ्यूम था, तो इसीलिए वो हायर से लोअर की तरफ चला, है ना। तो इसी को बोलेंगे हम डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना। और ये गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब हमें देखना है जो ऑस्मोसिस होता है ना वो सिर्फ लिक्विड्स में होगा, लिक्विड्स मीन्स सिर्फ सॉल्वेंट में होगा, मतलब शुगर सोल्यूशन हो गया आपका, सॉल्ट सोल्यूशन होगा, इनमें आपका ऑस्मोसिस होता है। आपका ऐसे नहीं होगा कि किसी गैस को अगर हमारी बॉडी में एक्सचेंज करना है तो उसका मन कर रहा है कि यार आज डिफ्यूजन नहीं करना, आज हम ऑस्मोसिस कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। वो जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू होंगी, और जो सॉल्वेंट वाला आपका पार्ट होगा वो आपका ऑस्मोसिस के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस वाटर में होता है, बेसिकली आपका किसी भी सोल्यूशन में हो जाएगा, इसमें आपका ऑस्मोसिस होता है। और जो डिफ्यूजन होता है वो आपका वाटर में भी हो जाएगा, गैस में भी हो जाएगा, और किसी सॉलिड में भी हो जाएगा, बट गैस में वो बहुत ज़्यादा स्पीडी तरीके से होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं ऑस्मोसिस में क्या होता है,
ऑस्मोसिस में वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है कोई भी सॉल्वेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ऑस्मोसिस में लगी हुई, और जो हमारी सेल होती है, सेल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक टोनोप्लास्ट होता है, एक पार्चमेंट पेपर होता है, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। और हमारी जो सेल है वो भी एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही वर्क करती है। अब जो मैंने आपको परफ्यूम वाला एग्जाम्पल दिया था, परफ्यूम अगर बाहर जाएगा इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई है ना, इसीलिए वो डिफ्यूज कर रहा है बहुत स्पीडी तरीके से। पर ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, हमारी जो सेल है, सेल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो बस सिलेक्टिवली वो कुछ चीज़ों से अच्छी होंगी वो अंदर जाएंगी, जो बुरी होंगी वो बाहर रह जाएंगी। तो यही डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। अभी आगे मैंने एक और अच्छी तरीके से डायग्राम के थ्रू इसे रिप्रेजेंट किया है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, सम सब्सटेंस लाइक O2 CO2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। वही मैंने बताया कि जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू ही पास आउट होती हैं। तो हमें बताया कि हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, लंग्स में एल्वोलाई वाला सेक्शन एक पार्ट होता है। एल्वोलाई में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। किसके थ्रू होते हैं हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज, डिफ्यूजन के थ्रू ही होंगे, है ना। तो वही चीज़ उसने लिखी है। अब जो CO2 होता है वो सेलुलर वेस्ट होता है, ये भी आई थिंक सभी को पता होगा, नहीं पता है तो अभी आप जान लीजिए। सेलुलर वेस्ट का मतलब होता है कि हमारी सेल को वो चीज़ नहीं चाहिए, तो वो सेल के लिए वेस्ट ही हुआ, इसीलिए सेलुलर वेस्ट। डिफ्यूजन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज। ऑब्वियसली मैंने अभी बताया आपको कि जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखेंगे वाटर ऑल्सो ओबेज, जो डिफ्यूजन का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। इसका मतलब ये है कि जो वाटर में अगर हमने कोई मॉलिक्यूल्स डाले, अगर मैंने नमक डाले, चीनी डाली है, तो उससे भी ऑस्मोसिस अफेक्ट हो सकता है। ये बोल रहा है कि कितना अमाउंट है उस सोल्यूशन में जिसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया है। नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स हायर सोल्यूशन, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, जो नेट डिफ्यूजन होता है, नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब ये क्या है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही तो आपको डिफरेंस बताएगी। ऑस्मोसिस जो होता है ना, वो नेट डिफ्यूजन होता है किसी भी वाटर का, ठीक है, जहां से वो क्या करता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में जाता है। मींस जहां सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा वहां क्या करेगा, वहां आपका ऑस्मोसिस वर्क करेगा। अब देखिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब मैंने डिफ्यूजन आपको बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चीज़ें जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे कम पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो A to B फ्लो होगा। ठीक है, इस वाले डायग्राम में A to B जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ये हो गया डिफ्यूजन। ये सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा। और सॉलिड में कम होगा, लिक्विड में उससे ज़्यादा होगा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पीडी तरीके से जाएगा। अब ऑस्मोसिस में देखते हैं। ऑस्मोसिस में एक तरफ हमारा ये सॉल्वेंट है जिसमें कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी, और एक तरफ क्या है, सिर्फ वाटर है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, ये बोला था। और एक चीज़ मैंने ये बोली थी, जो मैंने दूसरी डेफिनेशन आपको बताई थी, कि जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी वहाँ की तरफ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई किस तरफ है, इस तरफ है ना, तो वाटर किधर की तरफ मूव करेगा, B to A की तरफ मूव करेगा, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगी वहीं से वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी वो यूज़ होगी। तो सेल में हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेल ही है हमारा, वो एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करता है, इसीलिए ऑस्मोसिस सेल में होता है। ठीक है, तो आई होप आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। बस वही है, इसमें डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, पर जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी वहाँ की तरफ आपका फ्लो ऑफ वाटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, इसीलिए जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा वो इधर की तरफ होगा जहाँ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, और वैसे भी आप देखिए यहाँ पे पानी है, यहाँ पे भी पानी है, पर इसमें पानी के कुछ पार्टिकल्स हैं, और अगर पानी के कुछ पार्टिकल्स है तो पानी वैसे भी ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन इसके अकॉर्डिंग कम ही होगी। तो दोनों डेफिनेशन सही हैं कि वाटर का मूवमेंट अगर जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, उसकी उस वे में देखें तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है। ठीक
ठीक है, क्योंकि हमने कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे सॉल्यूट के ऐड करें तो पानी हमें ज़्यादा लग रहा है, बट वो अकॉर्डिंग देखें तो इसमें पानी ज़्यादा है, तो वैसे भी देखें तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है। और दूसरी डेफिनेशन देखें कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे उधर उस तरफ जो आपका फ्लो होगा वो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, इसीलिए बी से ए की तरफ जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आई होप आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब देखिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम हमें ये पार्ट समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप हमें एक सेपरेट वीडियो बना दें, या जो भी आपको लगे, जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, व्हाट इफ वी पुट एनिमल सेल और प्लांट सेल इन अ शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो 3 चीज़ें होती हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब हम एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इनको मतलब कोई भी अगर आई थिंक क्वेश्चन पेपर बनाएगा या किसी भी चीज़ का हो, वो ये चीज़ तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, ये वो दे सकते हैं, क्योंकि इससे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए, हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक मीन्स जब वाटर कंसंट्रेशन इज हायर outside the cell then H2O will move towards cell and cell will swell up। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक सेल है, ठीक है, इसका जो आउटर इन्वायरमेंट है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है और सेल में पानी की मात्रा कम है। तो मैंने बताया था ना कि ऑस्मोसिस कैसे करेगा, जहाँ पे पानी की मात्रा कम होगी उस तरफ वाटर मूव करेगा। तो वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, वही चीज़ वो बोल रहा है, वाटर कंसंट्रेशन इज हायर आउटसाइड द सेल देन H2O विल मूव टूवर्ड्स द सेल एंड सेल विल स्वेल अप। तो वही होगा, बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा है, अंदर सेल में कम है, तो पानी अंदर से बाहर जाएगा। जब पानी अंदर से बाहर जाएगा तो सेल कैसी हो जाएगी? फूल जाएगी। ठीक है, इसका एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है रेजिन इन वाटर। अगर आप किशमिश हैं, किशमिश को आप पानी में डालिए, क्या मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? थोड़ी देर बाद किशमिश क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो वो ऑस्मोसिस की ही प्रोसेस के थ्रू फूलते हैं, क्योंकि जो किशमिश है, किशमिश मान लीजिए किशमिश शेल है, ठीक है, और वो जो पानी है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, तो पानी बाहर ज़्यादा है और किशमिश के अंदर कम है, इसीलिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। तो जो बाहर का पानी है वो अंदर किशमिश में चला जाता है और किशमिश फूल जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारा हाइपोटोनिक जो सेल है वो होता है कि भाई जब हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर पानी जाएगा और सेल फूल जाएगी, तो उस टाइम पे सेल कैसी कहलाएगी? हाइपोटोनिक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको ही ईजी होगा। अब देखिए, अब होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है वाटर सेल के अंदर भी उतना ही है और सेल के बाहर भी उतना ही है। ठीक है, और अगर वाटर सेम होगा या वाटर की कंसंट्रेशन सेम होगी इनसाइड और आउटसाइड, तो क्या होगा? सेल विल रिमेन सेम एंड नो मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो कोई भी मूवमेंट वाटर का नहीं हो रहा है। ऊपर तो बाहर से अंदर की ओर जा रही थी ना पानी, वाटर का मूवमेंट कैसा हो रहा था? आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, पर यहाँ पे कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि अंदर और बाहर पानी सेम है। तो इस केस में क्या होगा? आइसोटोनिक के केस में क्या होगा? जो सेल होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, कोई फूलेगी नहीं, कोई श्रिंक नहीं करेगी, बस जैसी थी वैसी रहेगी। और हाइपोटोनिक में क्या होगा? सेल स्वेल कर जाएगी, क्योंकि ऑस्मोसिस कैसा हो रहा है? ऑस्मोसिस कैसा हो रहा है? बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर हम किसी सेल को रखेंगे, ठीक है, देखो ये एक सेल है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने किसी भी सेल को रखा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब आप समझ जाइए कि मैंने यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है और अंदर सेल में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा? अब आप खुद ही सोचिए, अगर अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा और बाहर कम है तो पानी अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा। ठीक है, इनसाइड द सेल H2O इज मोर देन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सो वाटर कम्स फ्रॉम सेल टूवर्ड्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सो सेल विल श्रिंक। ऑब्वियसली अगर ये फूली हुई सेल है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा है और बाहर पानी कम है, तो अगर सेल से बाहर की तरफ पानी आएगा तो सेल तो सिकुड़ जाएगी ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है? रेजिन इन सॉल्ट वाटर, क्योंकि जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें क्या होता है? सॉल्ट क्या करता है ना, वाटर की कंसंट्रेशन को कम कर देता है, और
फिर जो भी चीज़ हम उसके अंदर रखते हैं उससे क्या होता है कि जो उसके अंदर का जो भी पानी होगा या जो भी उसके अंदर चीज़ें भरी हुई हैं वो बाहर की ओर आने लग जाएंगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगी। तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। हाइपरटोनिक क्या होता है, जब सेल क्या होती है, स्वेल हो जाती है। आइसोटोनिक क्या होता है, जब सेल नॉर्मल रहती है, कोई भी मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, जब सेल श्रिंक हो जाती है, जब वाटर का मूवमेंट इनसाइड टू आउटसाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वाटर का मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड होगा और सेल स्वेल हो जाएगी। इसमें नो मूवमेंट ऑफ वाटर और सेल सेम रहेगी, और इसमें इनसाइड टू आउटसाइड वाटर आएगा और सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट था हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक का। अब देखिए, वो तो हमने पढ़ लिया ऑस्मोसिस के बारे में। अब एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स से मिलकर बनी होती है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो हम पढ़ेंगे किन किन लिपिड से और किन किन प्रोटीन से कौन कौन से जो मॉडल्स हैं साइंटिस्ट ने इसमें दिए थे, तो वो जब हम आगे वाली क्लास का पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। अब देखिए, एक चीज़ मैंने देखी थी, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, व्हेन अ सेल इनगल्फ फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा क्या करता है, अमीबा एक्वायर फूड थ्रू सच प्रोसेस। एंडोसाइटोसिस से क्या करता है, अमीबा अपना फूड लेता है। मतलब आपने देखा होगा जैसे एक ऐसे होता है ना, ये देखिए अमीबा है ऐसा, ये करके। अब यहाँ पे फूड पार्टिकल है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये अमीबा है। तो ये क्या होता है, ये सूडोपोडिया ही तो होते हैं अमीबा के। अब क्या करेगा वो अमीबा, यहाँ से जाएगा और इसको अंदर ले लेगा और फिर यहाँ पे इसको खा लेगा। तो वही वो बोल रहा है कि जो अमीबा होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब आप देखिए, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना ही था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम सेल को डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम देखेंगे आज प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें देखेंगे। पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। प्रोकैरियोटिक माने क्या होता है, सबसे पहले देखो, प्रो माने होता है प्रिमिटिव, कैरियन माने होता है न्यूक्लियस। जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, जिनका न्यूक्लियस बहुत पुराना होता है, उनको हम प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, आपका बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इसमें आपका ये आपके प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है, अब बैक्टीरिया ही तो थे जो हजारों लाखों साल पहले इस धरती में आए थे। हमसे भी पहले कौन आए थे, बैक्टीरिया आए थे। तो इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब इसमें ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ आपको कि जो प्रोकैरियोट्स में होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस की जगह उनके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड होते हैं इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियोइड क्या कंटेन करता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड कंटेन करेगा। और न्यूक्लिक एसिड में भी क्या होता है, इनके पास सर्कुलर विदाउट हिस्टोन। इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसे होता है, सर्कुलर होता है और विदाउट हिस्टोन होता है। क्योंकि जो ह्यूमन का आपका डीएनए होता है उसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन दोनों होता है ना, पर ये क्या होता है, विदाउट हिस्टोन होता है। इसमें हिस्टोन नहीं होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लैक होते हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे बैक्टीरिया वगैरह, इनमें प्लाज्मिड पाए जाते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए। एक तो चीज़ आपको प्रोकैरियोटिक सेल में ये याद रखनी है कि इनके पास न्यूक्लियोइड होता है इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस। और इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, जो इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है विदाउट हिस्टोन। सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होता है। जो इनका न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, विदाउट हिस्टोन होता है। प्लाज्मिड होता है इनके पास, ये भी याद रखना है। प्लाज्मिड ऐसा होता है, इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम।
क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि क्लोरोफिल ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती हैं? एल्गी माने प्लांट, बट ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने प्रोकैरियोट्स में रखा है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे प्लांट, एल्गी, इन सब के बारे में। उसके बाद देखो सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें, यस सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया और आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, वन एनवलप सिस्टम इन्हें बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। आई जस्ट होप आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे ट्यून एंड फॉलो फॉर मोर।